इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर आज एक चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान उस ओर जाता है जब हमारे देश में यूरोपियंस आए, विशेषकर ब्रिटिश शासनकाल में पुरातत्व के अनुशीलन के क्षेत्र में या अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। यह समय वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था और विलियम जोन्स की इसमें मुख्य भूमिका थी। और कालांतर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से भारत में इतिहास के अन्वेषण के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण कार्य हुए। कालांतर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ब्रांच 1804 में बंबई में और 1823 में लंदन में स्थापित हुए और इसके साथ ही इतिहास अनुसंधान या अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई गति मिली। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे उनको अनुदित किया गया। सन 1789 में प्रथम अनुदित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम थी जिसका अनुवाद किया गया था। और बाद में इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ऐसे अनेक पुराविद हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद उल्लेखनीय कार्य किया। विलियम जोन्स ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनानी ग्रंथों के सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ा और यूनानी ग्रंथों में जो पॉलीब्रोथा शब्द था उसको उन्होंने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र से जोड़ने का कार्य किया। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अनुवाद किया, हितोपदेश का अनुवाद किया और इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ कि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे वो अंग्रेजी भाषा में अनुदित होने लगे। सन 1800 में पुराविद बुकानन ने मैसूर का सर्वेक्षण किया और जो भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता अर्जित हुई। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय में भी एक कोशिश हुई थी जिनका शासनकाल 1351 to 1388 हुआ था और बाद में उसको फिरोज शाह कोटला जो उनका महल था वहां लगवा दिया गया। लेकिन उस समय के विद्वानों ने उसको पढ़ने में सफलता अर्जित नहीं की थी। जेम्स प्रिंसेप ने जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तो हमें मौर्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने लगी। जवाहर टर्नर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से जोड़ा और इस तरह अशोक के जो अभिलेख हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए उनके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने अशोक का इतिहास भी लिखा जिसमें सोर्स केवल अभिलेख हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ और इस पुरातत्व विभाग में जो डायरेक्टर जनरल का पद था वह सर्वप्रथम कनिंघम को मिला। बाद में इनके उत्तराधिकारी जेम्स बर्गेस हुए, जॉन मार्शल हुए, मार्टिमर व्हीलर हुए भारत की आजादी तक। और इन लोगों के निर्देशन में काफी महत्वपूर्ण शोध अनुसंधान के कार्य हुए। इन का नाम हमें हमारे समक्ष आता है। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली और आगरा का सर्वेक्षण किया था और बाद में इन्होंने राजपूताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोधगया और गौड़ के क्षेत्र का अनुशीलन किया था। और ये कहा जाता है कि जिस प्रकार प्लिनी ने सिकंदर महान के पदचिन्ह पर चलने का कार्य किया था वैसे ही कनिंघम चीनी यात्री वेन सियांग के पदचिन्ह पर चले और बहुत सारे ऐसे साइट
को इन्होंने प्रकाशित या हाईलाइट करने का कार्य किया, जहां से इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। विशेषतः कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे, लेकिन पुरातत्व के क्षेत्र में इनका जिस तरह से भारत में कंट्रीब्यूशन रहा, उस आधार पर इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, और इसके माध्यम से जो इतिहास हमारे सामने आया, उससे हमारे देश का इतिहास वैदिक युग से भी पीछे हड़प्पा सभ्यता की ओर चला गया। हड़प्पा सभ्यता का 3 फेज हम देखते हैं, जिसमें दूसरा फेज परिपक्व हड़प्पा काल है, जो कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक के अवधि को हम देखते हैं। तो हमारे देश का अतीत कितना गौरवशाली था, इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। वास्तव में प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इसके माध्यम से जो भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उत्खनन में, उसके अध्ययन को ही पुरातत्व कहा जाता है। और यह भी माना जाता है कि जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है, वहीं से पुरातत्व की शुरुआत होती है। जो उत्खनन के कार्य होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक क्षैतिज होते हैं और दूसरा लंबवत होते हैं। और जो पुरातत्व के अंतर्गत इतिहास के स्रोत होते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभिलेख है, जिसके अध्ययन को पेरियोग्राफी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र है, जिसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। साथ ही साथ हमें बड़े पैमाने पे पिलर्स भी प्राप्त हुए हैं, और उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, तो उस जिज्ञासा का समाधान इस तरह से हो सकता है कि किसी भी सतह पर या पटल पर जो उत्कीर्ण लेखन है, उसको हम अभिलेख कहते हैं। वह सतह भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, काष्ठ भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, हाथी दांत भी हो सकता है, ताम्रपत्र भी हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंट भी हो सकते हैं, मृदभांड भी हो सकता है, और शंख भी हो सकता है। यानी जहाँ पर भी उकेरा हुआ, लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है, वह अभिलेख होता है। और जो अभिलेख की प्राचीनता है, हड़प्पा सभ्यता के भी अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस अभिलेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, क्रिप्टोग्राफिक। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया भी है, लेकिन उसको अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा जो प्राचीन अभिलेख हैं, एशिया माइनर के बोगस में 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, जो किलक लिपि और संस्कृत में है। 1907 में इसे प्राप्त किया गया था, और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ ऐसे कई अभिलेख हैं, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है, मंदसौर का अभिलेख है। यानी जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमें समय समय पर विविध अभिलेख प्राप्त होते हैं। जैसे मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के इतिहास की हम चर्चा करते हैं, तो ये पाते हैं कि उनका सारा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था। तो जो अभिलेख हैं, वो तत्कालीन समय के प्रमुख एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, और उन अभिलेखों के माध्यम से हमें बहुविध जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख के अतिरिक्त, जैसे अशोक के अभिलेख से हमें प्राप्त होती है कि अशोक के समय में एक वेलफेयर स्टेट रहा होगा। अशोक ने कहा दूसरे अभिलेख में, समस्त प्रजा मेरी संतान है। इसी तरह जो भी उसके अभिलेख प्राप्त हुए, उससे दूसरी ओर साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के समय में जो पिलर्स जगह जगह स्थापित हुए थे, उससे साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ क्वाइंस, ये भी इतिहास में पुरातात्विक स्रोत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जो सबसे प्राचीन धात्विक सिक्का हमारे देश में प्राप्त हुआ है, वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का
पंचमार्क कॉइन है, ठप पांकित सिक्का, जिसका चलन उस समय हुआ करता था। और बाद में जब भारत में ग्रीक इन्वेजन हुआ तो उससे हमारे देश के लोगों ने सुडौल सिक्का बनाना सीखा और कालांतर में लेन देन में विनिमय के अतिरिक्त, एक्सचेंज सिस्टम के अतिरिक्त सिक्के का भी प्रचलन बड़े पैमाने पर हुआ। समय समय पर विभिन्न धातुओं के सिक्के जारी किए गए। जैसे हम गोल्ड कॉइन्स की बात करते हैं तो ये देखने में आता है कि कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के 24 कैरेट के जारी किए गए थे और बाद में गुप्तों के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के तो जारी किए गए, लेकिन उसमें वह प्योरिटी नहीं थी जो कि कुषाणों के समय में थी। तो सिक्के का दो भाग होता है, चित और पट। उसमें एक तरफ या तो कब वो जारी हुआ उसका अंकन होता था, कभी कभी शासकों के चित्र भी उसमें बनाए जाते थे। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। तो इन सिक्कों के माध्यम से हमें जहाँ शासक के बारे में, उसके राज्याभिषेक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं साथ ही साथ उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति की भी जानकारी हमें सिक्कों के मार्फत प्राप्त होती है और वह भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्खनन में विभिन्न प्रकार के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और उसके माध्यम से भी हम कुछ इतिहास के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के दौरान एक डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू प्राप्त हुई। उससे तत्कालीन समय जो सांस्कृतिक आमोद प्रमोद के साधन थे उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है, यानी जो प्राचीन मूर्तियां हैं उससे भी हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध की बड़े पैमाने पर मूर्तियां प्राप्त हुई मथुरा शैली में, गांधार शैली में, तो उससे भी हमको बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य अवशेष जो हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं, जिसका चिंतन मनन विश्लेषण करने के पश्चात हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इस तरह हमें पाते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत इतिहास के लेखन में, इतिहास के चिंतन में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान